आज से बच्चों हम लोग पावर शेयरिंग को स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि आज हम लोग बात करेंगे पहला चैप्टर जो हम लोग का क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस है, पावर शेयरिंग, जिसमें कि हम लोग इसको 2 लेक्चर में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि आज हम लोग 2 पार्ट कम से कम कर लेंगे, एक इंट्रोडक्शन और एक श्रीलंका के बारे में। ना हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, सबसे पहले समझ लीजिए टॉपिक्स। पहला हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, सेकंड हम लोग पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में, मजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे बेल्जियम के बारे में, हम लोग टोटल डिटेल में पढ़ेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम, सबका मतलब 1 बाय 1 आपको बताएंगे और मेरे साथ लिखते भी चलिएगा ताकि आपको सारा बात क्लास में याद हो जाए और कंप्लीट हो जाए नोट्स। चौथा हम लोग बात करेंगे व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। अब देखिए पावर शेयरिंग को हम लोग शॉर्ट में PS लिखेंगे हर जगह, ठीक ना, ताकि याद रहेगा कि हम लोग को बार बार लिखना ना पड़े पावर शेयरिंग PS लिखेंगे शॉर्ट में। और लास्ट में है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, लास्ट में क्या है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, PS फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। होप आवाज़ और वीडियो क्वालिटी अच्छा होगा। पहले इसको लिख लीजिए ना। अब जो है हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए, हम इंट्रोडक्शन में पावर शेयरिंग के अलावा कुछ पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करना चाहेंगे। आखिर पॉलिटिकल साइंस का उन्नति कहाँ से हुआ, क्या कहते हैं, किसको कहते हैं पॉलिटिकल साइंस, क्या होता है पॉलिटिक्स, तो इस सब को लिखने का ज़रूरत नहीं। बेसिकली आप समझ ले, क्योंकि आप क्लास 10th में हैं और अभी मतलब क्लास 10th में क्या होता है, बेसिक चीज़ समझना होता है, लेकिन हम आपको बेसिक से थोड़ा एडवांस तक जाएंगे थोड़ा, लेकिन आपको सारा बात समझना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आगे चलकर पढ़ना ही पड़ेगा एटलीस्ट आपको ये सब चीज़। देखिए, एक होता है पॉलिटिकल साइंस और होता है एक पॉलिटिक्स। देखिए दोनों में अंतर है। पॉलिटिकल साइंस जो है, पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे बात करते हैं। पॉलिटिकल साइंस क्या है, एक सब्जेक्ट है और इसको बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है इसको साइंस के कैटेगरी में भी रखते हैं और बहुत सारे साइंटिस्ट इसको आर्ट्स के भी कैटेगरी में रखते हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट मेरे कहने का मतलब क्या, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, ठीक। अब यहाँ पे बात समझिएगा, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस क्या है, हम लोग यहाँ पर किसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, स्टेट के बारे में। यहाँ पर बच्चों किसके बारे में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों किसके बारे में पढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। मन होता है लिखिए ये चीज़, जो पार्ट हम लिखने के लिए कहेंगे वो पार्ट लिखिएगा, जो पार्ट नहीं कहेंगे मतलब वो जस्ट अ पासिंग रेफरेंस है किसी चीज़ को समझाने के लिए, और इंट्रोडक्शन पार्ट है तो हम लोग को समझना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में समझेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग बच्चों, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट स्ट्रगल फॉर पावर। पॉलिटिक्स क्या है बच्चों, स्ट्रगल फॉर पावर मतलब सिर्फ पावर में आने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल होता है पॉलिटिकल साइंस में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स। अब यहाँ पर पॉलिटिक्स में भी गुड पॉलिटिक्स हो सकता हो, गुड भी हो और बैड भी हो, बस हम लोग आपको यहीं तक बताएं, क्योंकि आगे क्लास 11th में पॉलिटिकल थियोरी करके एक बुक ही है जहाँ पर हम लोग पहले चैप्टर में ये सभी चीज़ पढ़ते हैं, क्या होता है पॉलिटिक्स, क्या होता है पॉलिटिकल साइंस, पूरे डिटेल में। अभी आप लोगों को उतना समझने का ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक समझ लीजिए कि स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। फिर से बोलिए, पॉलिटिकल साइंस इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और उसका गवर्नमेंट की एक्टिविटी को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। नाउ अब पहला बात ये हो गया इंट्रोडक्शन में। सेकंड बात, स्टेट जब बच्चों हम लोग बोलते हैं स्टेट, तो याद रखिएगा स्टेट का मतलब 4 चीज़ होता है। कितना चीज़, 4 थिंग्स। स्टेट जब बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है, 4 चीज़। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला एक डिफाइंड टेरिटरी, एक टेरिटरी होना चाहिए, और ये टेरिटरी कैसा होना चाहिए, डिफाइंड, मतलब ऐसा ना हो कि टेरिटरी खुला है, मतलब जैसे इंडिया का मैप है हम लोग का, तो एक ऐसे कहते हैं ना कि हम लोग का मैप कैसा है, यहाँ पे ये एक डिफाइंड है, इंडिया का मैप जैसे हम शॉर्टकट में बनाया तो ये एक डिफाइंड है। सेकंड, पॉपुलेशन होना चाहिए, एक रेगुलर प्रोपोर्शन में पॉपुलेशन भी होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड, एक गवर्नमेंट का भी होना ज़रूरी है। और फोर्थ,
हमारे कंट्री में सॉवरेंटी का भी होना जरूरी है। अब यहाँ पे आप पूछिएगा कि सॉवरेंटी क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। मेरे क्लास में आए हैं तो थोड़ा डिटेल में आपको समझना पड़ेगा। नीचे से बेसिक से लेके आपको ऊपर तक उठा देंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, बी इट पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, बी इट इकोनॉमिक्स, बी इट ज्योग्राफी, बी इट्स हिस्ट्री। नाउ सॉवरेंटी का बच्चों मतलब क्या होता है? सॉवरेंटी का मतलब होता है द अल्टीमेट पावर ऑफ ए कंट्री, द अल्टीमेट पावर ऑफ अ कंट्री टू टेक डिसीजन, इसको क्या कहते हैं बच्चों हम लोग? सॉवरेंटी। सॉवरेंटी का मतलब क्या होता है? द अल्टीमेट पावर। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लोग के इंडिया पर मान लीजिए कोई कंट्री अटैक करता है, मान लीजिए इंडिया पर कोई कंट्री अटैक करता है, ठीक ना। मान लीजिए पाकिस्तान अटैक किया, तो इंडिया भी अटैक कर सकता है टू पाकिस्तान, अटैक टू पाकिस्तान इंडिया कर सकता है। कारण क्या? कि हम लोग सॉवरेन है, किसी के अंडर में नहीं है। 1950 के पहले तक इंडिया क्या क्या था? इंडिया क्या क्या था? सॉवरेन था, डेमोक्रेटिक था, रिपब्लिक था। सॉवरेन नहीं था, सॉवरेन उस समय नहीं था, सॉवरेन उस समय नहीं था। सॉवरेन हम लोग को बाद में मिला, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे समझिएगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। अब इसको हम लोग कहते हैं सॉवरेंटी। टेरिटरी होना जरूरी है, पॉपुलेशन होना जरूरी है, गवर्नमेंट होना जरूरी है। ये चार चीज़ रहेंगे तब हम किसी स्टेट को, तब हम किसी को एक पर्टिकुलर थिंग को हम एक स्टेट कहेंगे। स्टेट का यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का में मतलब क्या होता है? कंट्री। लेकिन यहाँ पे डिफर करता है। देखिए जब आप कोई लाइन को पढ़ेंगे ना कि अफगानिस्तान इज ए स्टेट, इंडिया इज ए स्टेट, तब यहाँ पे समझ में आना चाहिए इंडिया यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या हो रहा है? कंट्री। लेकिन जब हम कहेंगे बिहार इज ए स्टेट, तो यहाँ पे राज्य होगा। बात समझ में आया? तो यहाँ पे इसको आप लोग, इसको पर्टिकुलर आप लिख लीजिए स्टेट का मतलब पहले, देन तब हम लोग प्रोसीड करेंगे आगे। नाउ अब बच्चों हम लोग बात करेंगे आगे। नाउ एक बात और लिखिए कि हु इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मान लीजिए ऐसे जनरल अवेयरनेस के लिए यदि कोई आपसे पूछ दिया कि ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो फादर कौन है पॉलिटिकल साइंस का? हु इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस का फादर कौन है? तो पॉलिटिकल साइंस का फादर का नाम है अरिस्टोटल। क्या नाम है बच्चों? अरिस्टोटल। इसको क्या बोलते हैं? अरस्तु हिंदी में, ठीक है। इन्होंने जो डिफिनेशन दिया था या पॉलिटिकल साइंटिस्ट का जो एकदम ओरिजिन है, ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो वो कहाँ से आया था? एक वर्ड इसका नाम है पॉलिस। पॉलिस का मतलब क्या होता है बच्चों? ग्रीक में सिटी स्टेट, सिटी स्टेट। जैसे वहाँ पर दो मेजर इंपॉर्टेंट सिटी थे, उनका नाम क्या क्या है? एथेंस ग्रीस में है, एथेंस एंड स्पार्टा, एथेंस एंड स्पार्टा। ये दोनों के बीच लड़ाई होती है जिसमें कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की जीत होती है। ये बहुत एक डिटेल्ड एक डिस्कशन है, इसमें यदि जाएंगे तो हम लोग का जो मेजर टॉपिक है वो छूट जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे समझ लीजिए पॉलिस वर्ड से आया है जिसका मतलब क्या होता है? सिटी स्टेट। इसका मीनिंग है, ये मीनिंग है, ठीक है, ये आपका मीनिंग हुआ। पॉलिस का मतलब क्या होता है? सिटी स्टेट। जैसे फॉर एग्जांपल एथेंस और स्पार्टा, इसको जस्ट आप साइड में, सिर्फ हम रेफरेंस पर्पस के लिए यहाँ पे बता रहे हैं। नाउ अब जो हम लोग बताने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा जब हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस का, तो यहाँ पे 3 ऑर्गन होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के, 3 ऑर्गन्स ऑफ अ गवर्नमेंट। ऐसे हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को बात करना जरूरी है क्योंकि एक रेफरेंस पर्पस के लिए हम लोग के एनसीईआरटी में दिया गया है। तो हम लोग जस्ट रेफरेंस पर्पस के लिए पढ़ लेते हैं। 3 ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के। कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, और एक होता है क्या बच्चों? जुडिशरी। एक क्या होता है? जुडिशियरी। फिर से याद कीजिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, LEJ, लेज 3 ऑर्गन है, याद हो जाएगा। लेजिस्लेचर का मतलब होता है एल से लेजिस्लेचर, एल से लॉ, जो लॉ बनाता है उसको लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव, ई से एग्जीक्यूटिव, ई से एग्जीक्यूट, जो लॉ को एग्जीक्यूट करता हो, मतलब जो लॉ को लागू करता हो, मतलब जो लॉ को इम्प्लीमेंट करता हो, जो लॉ को इम्प्लीमेंट करता हो। और जुडिशरी का मतलब क्या हो गया बच्चों? जो लॉ को वायलेशन करेगा उसको पनिश करने का काम करेगा या लॉ को देखेगा। 2 बात हम कह रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। क्या कहें?
एडजुडिकेशन ऑफ लॉ, एडजुडिकेशन ऑफ लॉ। और सेकेंड बात क्या कहें कि पनिशमेंट देगा, पनिशमेंट देगा किसको, दोज हु वायलेट्स द लॉ, दोज हु वायलेट्स द लॉ, दोज हु वायलेट्स द लॉ। बात समझ में आ गया। एडजुडिकेशन का मतलब बच्चों क्या हुआ, एडजुडिकेशन का मतलब हुआ बच्चों कि जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाएगा वो कौन देखेगा उस लॉ को, उस लॉ को देखेगा जुडिशरी, उस लॉ को कौन देखेगा, जुडिशरी। मान लेते हैं कोई एक आर्टिकल है, मान लेते हैं कोई एक आर्टिकल है, मान लेते हैं वो आर्टिकल एक्स है और ये आर्टिकल एक्स क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जा रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जा रहा है, या कोई पर्टिकुलर लॉ है, सॉरी आर्टिकल बोल दिए, पर्टिकुलर कोई लॉ है और वो ये लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध जा रहा है, ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध जा रहा है, तो उसको देखने का काम किसका रहेगा, उसको देखने का काम बच्चों जुडिशरी का रहेगा, उसको देखने का काम किसको रहेगा, जुडिशरी को रहेगा, याद रहेगा। तो यहाँ पर जुडिशरी में सिंपल बच्चे लोग क्या याद करते हैं कि पनिशमेंट दे देता है किसको, जो लॉ को वायलेट करता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि एडजुडिकेशन भी करता है, जुडिशियल रिव्यू भी करता है, मतलब कि पर्टिकुलर इफ अ पर्टिकुलर लॉ विच वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, विच वायलेट्स द फंडामेंटल राइट, या किसी भी तरह का वायलेशन हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन पर, तो हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जुडिशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जुडिशरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जुडिशरी। बस ये आपको, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप लोग लिख सकते हैं ना। पहले आप लोग इसको उतार लीजिए। ना हम लोग जो अब हमारे फर्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, इसका नाम है इंट्रोडक्शन में ही, जिसमें हम लोग श्रीलंका और बेल्जियम के ऊपर बात करेंगे। नो, अब आप लोग हेडिंग दे दीजिए बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम एक तरफ दे देते हैं और एक तरफ बच्चों कॉपी में बना लीजिए नोट्स, एंड श्रीलंका। यहाँ पे हम लोग दोनों के इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे अभी, ठीक है, दोनों का हम लोग बच्चों इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं अभी। नाउ सबसे पहले हम लोग पहले समझ लीजिए क्या क्या है। बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री यूरोप का, एक कहानी के रूप में समझते हैं कि बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है, कहाँ का, यूरोप का। और उस बेल्जियम में 1 करोड़ की पॉपुलेशन, उस बेल्जियम में कितने, 1 करोड़ की पॉपुलेशन है, लमसम हरियाणा का आधा पॉपुलेशन। और वो जो बेल्जियम है ना कंट्री, वो जो बेल्जियम कंट्री है, वो बेल्जियम कंट्री 4 कंट्री से घिरा हुआ है। वो बेल्जियम मान लेते हैं, ये बेल्जियम कंट्री है इस तरह से, तो वो मान लेते हैं 4 कंट्री से घिरा हुआ है। उस कंट्री का नाम क्या क्या है, एक है बच्चों फ्रांस, दूसरा बच्चों क्या है नाम, लग्जमबर्ग, फ्रांस हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, नेदरलैंड हो गया, नेदरलैंड हो गया, और बच्चों जर्मनी हो गया। फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग ये इंपॉर्टेंट है। फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, नेदरलैंड हो गया और लग्जमबर्ग हो गया, ठीक, याद रखिएगा। तो हम लोग क्या है, फिर इमेजिन करने के लिए बोले आपको, इमेजिन कीजिए कि एक कंट्री है और वो कंट्री कहाँ का बच्चों, यूरोप का है, और उस कंट्री में बच्चों 1 करोड़ की जनसंख्या है, और जो वह कंट्री 4 कंट्री से घिरा हुआ है। वह कंट्री कितना है, 4 देशों से घिरा हुआ है। अब बात करते हैं इस कंट्री में कौन कौन लोग रहते हैं। आप बोलेंगे कि कौन कौन तरह के लोग रहते हैं यहाँ पे, तो हम लोग ऊपर वाले रीजन को बच्चों बोलते हैं फ्लेमिश रीजन। क्या बोलते हैं, फ्लेमिश रीजन। और इस फ्लेमिश रीजन में जो बच्चों डच रहते हैं, कौन रहते हैं, डच रहते हैं। यहीं पे याद करने का प्रयास कीजिएगा। जब हम बोले कि बेल्जियम, तो बेल्जियम याद रखिएगा, जो ऊपर बोलते हैं तो फ्लेमिश, पहले एफ आता है और तब डब्लू आता है, तब डब्लू आता है, पहले एफ आएगा, मतलब एफ पहले आएगा तब डब्लू आएगा। तो फ्लेमिश में डच रहेगा, पहले डी आएगा तब फ्रेंच आएगा, पहले डी आएगा तब फ्रेंच आएगा। तो याद क्या रखना है, एफ डी एफ डब्लू। तो यहाँ पर फ्लेमिश डच, फ्रेंच वलोनिया। तो ऊपर वाले में फ्लेमिश रीजन में डच लोग रहते हैं कितना, तो 59%, और वलोनिया में जो फ्रेंच लोग रहते हैं वो कितना रहते हैं, 40%।
और यहाँ पे लाई करता है क्या, इसका कैपिटल बेल्जियम का, जिसका नाम है ब्रुसेल्स। इसका नाम बच्चों क्या है, ब्रुसेल्स। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, यहाँ पर बच्चों आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, अब बता रहे हैं। देखिए आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट या एक्सप्लेन अबाउट द कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। कंपोजिशन, और वो कैसा कंपोजिशन बच्चों, इथनिक कंपोजिशन है। वो कैसा कंपोजिशन बच्चों, इथनिक कंपोजिशन। इथनिक कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, एक कंट्री में एक ऐसा डिवीजन जो कि सोशल कल्चर के ऊपर डिवाइड हुआ हो, कल्चर से डिवाइड हुआ हो, जिसमें कि एक पर्टिकुलर इथनिक का कम्युनिटी, जिसमें कि एक पर्टिकुलर इथनिक कम्युनिटी के लोग एक पर्टिकुलर सेंस ऑफ बिलोंगिंग रखते हों। कारण क्या है, कारण अब समझिएगा, कारण क्या है, क्योंकि वो सारे लोग जो हैं एक ही उसके डिस्केंडेंट थे, उसके जो फादर थे, उसके जो फोर फादर थे वो एक थे, कॉमन थे। फादर या फोर फादर जो थे उसके क्या थे, कॉमन, फिजिकल काइंड ऑफ सिमिलैरिटी। देखिए अब ये भी हो सकता है कारण, या हो सकता है कोई ज़रूरी भी नहीं हो कि उसका रिलीजन भी सेम हो। नॉट ऑलवेज दे हैव द सेम रिलीजन और नेशनैलिटी। देखिए अब बताते हैं। देखिए जब हम लोग बात करते हैं इथनिक, ठीक है, फिर से समझ लीजिए इसको, फिर से हम दोहरा देते हैं। व्हेन आई से अबाउट द इथनिक, तो यहाँ पे इथनिक का मतलब क्या था, सोशल डिवीजन, सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा डिवीजन जो कि किसके आधार पर हुआ हो, कल्चर के आधार पर डिवीजन हुआ, ठीक है, कल्चर के आधार पर। इसका मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर तरह का लोग मान लेते हैं, या एक एक्स कल्चर है, इस तरह के लोग का जो है कल्चर, यस इनके जो पीपल जो है, इस कल्चर के जो रहने वाले जो पीपल है, उसमें सारा लोग का सिमिलैरिटी है, कुछ उसमें क्या है, सिमिलैरिटी है। अब क्या सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी मतलब यहाँ पे उसका कस्टम्स हो गया, ठीक है, उसका ट्रेडिशंस हो गया, मतलब जो भी उनका परंपरा रीति रिवाज वो सारा क्या है, सेम है। लेकिन वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वह सेम रिलीजन होगा, सेम रिलीजन होगा, और हो या सेम नेशनैलिटी हो, या सेम नेशनैलिटी हो, सेम नेशनैलिटी हो। अभी आपको लिखवा देंगे, पहले आप समझ लीजिए। तो इसका मतलब होता है इथनिक। इसका मतलब क्या होता है, इथनिक का मतलब समझिए, ठीक ना। आपसे यही क्वेश्चन करेगा कि इथनिक कंपोजिशन बताइए, कहाँ का बच्चों, तो बेल्जियम का बताइए। तो आप क्या लिख करके आइएगा, इथनिक कंपोजिशन बेल्जियम में। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक इस तरह से बनाना है, या आपको 3 पॉइंट के फॉर्म में लिखना है। पहले लिखिएगा डच स्पीकिंग, फिर लिखिएगा फ्रेंच स्पीकिंग, और थर्ड लिखिएगा जर्मन स्पीकिंग। जर्मन स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग। ये लोग कहाँ रहते थे बच्चों, ये लोग फ्लेमिश रीजन में रहते थे। कहाँ रहते थे, फ्लेमिश। ये लोग कहाँ रहते थे बच्चों, वलोनिया रीजन में, वलोनिया साउथ। और ये लोग ये लोग कहाँ रहते थे, ये लोग मतलब यहाँ पर रहते थे कहीं, ठीक है। ये लोग यहाँ पे आसपास में यहाँ पे रहते थे, मतलब ये सिंपल कह सकते हैं नियर बाय वलोनिया, नियर बाय वलोनिया रीजन, ठीक है, नियर बाय वलोनिया। कितने परसेंट थे, 59। कितने परसेंट थे, 40। कितने परसेंट थे, 1। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपको आंसर के फॉर्म में लिखना है। हम पॉइंट, देखिए कोई भी आंसर को लिखना है वो पॉइंट वाइज में ही होना चाहिए, पॉइंट वाइज ही होगा। 3 नंबर 5 नंबर कोई भी आंसर, कोई भी पैराग्राफ में हम लोग नहीं लिखेंगे। आंसर भी बताएंगे जब हम लोग डिजिटली क्लास करेंगे ना टैब से, तो उसमें आपको हम लोग आंसर भी बताएंगे कैसे लिखना है, कैसे लिखा जाता है उसमें, ठीक है। यहाँ पर तो चूँकि हमको पीपीटी लाना पॉसिबल है नहीं है। तो ये बात समझ में आ गया, इथनिक। तो इस चीज़ को लिख लीजिएगा, और इस चीज़ को भी आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, इथनिक कंपोजिशन, ठीक। अब क्या प्रॉब्लम था वो अभी बात करते हैं, पहले लिख लीजिए। ना इधर ही लिखते हैं, ठीक है, इस तरफ ही। ना अब समस्या क्या थी, प्रॉब्लम क्या था ना, प्रॉब्लम या रीजन्स ऑफ प्रॉब्लम का कारण क्या था। सबसे पहला जो बात था यहाँ पे बच्चों समझिएगा, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था कि फ्रेंच लोग जो थे, फ्रेंच वेयर वेरी रिच एंड पावरफुल। फ्रेंच वेयर वेरी रिच एंड पावरफुल। फ्रेंच लोग जो थे, जो माइनॉरिटी में थे, वो वेरी रिच एंड पावरफुल, एंड दे वेयर इन माइनॉरिटी इन द कंट्री, इन बेल्जियम में वो माइनॉरिटी थे।
उसके बाद डच के साथ क्या प्रॉब्लम था, ये लोग तो देखिए प्रॉब्लम किससे था, प्रॉब्लम था डच को फ्रेंच से, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा डच को फ्रेंच से प्रॉब्लम था। यहाँ पे फ्रेंच क्या था, रिच था, तो इस वजह से जलन का भावना था डच के अंदर। उसके बाद डच वेयर लिखिएगा, देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम लैंग्वेज उतार देना, ठीक है। 99 नंबर, ठीक ना, सोशल साइंस में हमको आया था जिसमें हम अपने क्लास में थे, ठीक ना, सोशल साइंस में। तो कोई ज़रूरी आपको नहीं है कि डिट्टो छापिए, आपको कंसेप्ट याद रहना चाहिए, आपको पूरा सिस्टम याद रहना चाहिए, पूरा हिस्ट्री याद रहना चाहिए। आप कुछ भी लिखिए, ठीक ना, आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है, ठीक ना, कोई यहाँ पे आपको कोई ज़रूरी नहीं, सीबीएसई नहीं कहता है कि आपको सेम डिट्टो उतार के देना है एनसीईआरटी से, ठीक। डच वेयर गेटिंग द एजुकेशन, डच वेयर गेटिंग एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वेरी लेटर, बहुत बाद जो है जा करके डच को एजुकेशन मिला। तो ये मेन दो कारण थे जहाँ पे, और तीसरा कारण क्या था कि फ्रेंच जो है बच्चों वो मेजोरिटी थी, कहाँ पे, वो मेजोरिटी थी इन बेल्जियम, सॉरी इन ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में जो थे बच्चों फ्रेंच जो है वो मेजोरिटी थी और डच जो है माइनॉरिटी थी। डच जो है क्या थी, माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है, माइनॉरिटी का मतलब हुआ कि ये संख्या में कम थी, ठीक ना, ये संख्या में कम थी। अब यहाँ पे फ्रेंच कितना था, लिख लीजिएगा 80%, यहाँ पे 20%, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे ये बात, ठीक, ये कारण समझ में आ गया। पावरफुल, देखिए आंसर को याद कैसे रखा जाता है, सबसे पहला बात यहाँ पे याद रखिएगा, क्या यहाँ पे याद रखिएगा, सिंपल क्या कि यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखना, रीच, क्या याद रखना, रीच एंड पावरफुल, ये एक पॉइंट याद रखना है। सेकंड, ये तो फ्रेंच के लिए हो गया। सेकंड, एजुकेशन, ठीक ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेटर, एजुकेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेटर बाद में हुआ। और तीसरा, यहाँ का कंपोजिशन क्या था, ब्रुसेल्स का कंपोजिशन क्या था, ब्रुसेल्स का। बस आंसर हो गया। तो आपसे कोई शॉर्ट में पूछेगा कि रीज़न क्या था, आपको लंबा आंसर लिखना है, 3 पॉइंट में लिखना है, तो आप सिंपल लिखिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या था, रीच, मतलब याद रखने के लिए रीच एंड पावरफुल शॉर्ट में। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाद में हुआ, एजुकेशन बाद में मिला। तीसरा ब्रुसेल्स का कंपोजिशन, कहानी खत्म। बात समझ, इस तरह से आपको याद करना है, क्योंकि सोशल साइंस एक बहुत बड़ा स्कोप है, ठीक है ना, बहुत बड़ा एक रटिया कितना बहुत बड़ा चैप्टर सब है। आप नेशनलिज्म के रूप में कितना रटिएगा, तो आपको एक कहानी के रूप में, सिनॉप्सिस के रूप में याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये तो हो गया यहाँ पे आपका इसका कहानी, ठीक, बात समझ में आया। और ये सारा बात जो है वो कब चल रहा था, 1950s और 60s का बात है, 1950s और 60s का यहाँ पे बात है। तो ये सारा अभी इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग बात कर लिए किसका, बेल्जियम का। आप लोग इसको पहले लिख लीजिए, ठीक है। देन आई विल स्टार्ट द श्रीलंका पार्ट, पहले इसको लिखिए। ना हेडिंग दे दीजिएगा श्रीलंका इंट्रोडक्शन, श्रीलंका इंट्रोडक्शन। ना सिंपल याद रखना इंट्रोडक्शन के पार्ट में कि श्रीलंका बच्चों एक आइलैंड नेशन है। श्रीलंका क्या है बच्चों, एक श्रीलंका एक क्या बच्चों, आइलैंड नेशन है, एक आइलैंड नेशन है। देखिए श्रीलंका के यदि हम लोग फोटो बनाएंगे तो इस तरह से यहाँ पे श्रीलंका ये बन के रेडी हो गया। और इसको यदि इस तरह से हम कर दें ऐसे, तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया। यहाँ पर जो मेनली थे वो सिन्हलीज थे, सिन्हलीज बोलने वाले, सिन्हलीज स्पीकर। और यहाँ जो थे वो कौन थे बच्चों, श्रीलंकन तमिल। वो कौन थे, श्रीलंकन तमिल, श्रीलंकन तमिल। ये पूरे एरिया में, ये पूरे एरिया में, और ये पूरे एरिया में कौन थे, सिन्हलीज। यहाँ पे श्रीलंकन तमिल और ये एरिया में सिन्हलीज, ठीक है।
देखिए मैप से समझने का प्रयास कीजिए ताकि आपको तुरंत दिमाग में आएगा। हाँ, ये एरिया में जो आप बोल रहे हैं ना, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट एरिया में श्रीलंकन तमिल थे, इस वजह से ये लोग का डिमांड आया, तो ये तुरंत आपको क्रिएट करेगा। तो ये एक आइलैंड नेशन है, ठीक है, जो कि जस्ट फ्यू किलोमीटर फ्रॉम कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। सेकेंड, यहाँ का ये बच्चों जो पॉपुलेशन है, यहाँ का ये बच्चों जो पॉपुलेशन है वो कितना है, 2 करोड़। और याद रखिएगा ये जो है एक एशियन कंट्री है। क्या है? एक श्रीलंका एक एशियन कंट्री है, एशियन कंट्री है, मतलब एशिया का कंट्री है, ठीक है। उसके बाद इसका भी कुछ इथनिक कंपोजिशन है, इसका भी कुछ इथनिक कंपोजिशन है। अब समझते हैं इसका इथनिक कंपोजिशन क्या है। इथनिक कंपोजिशन का मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ पे किस किस तरह के लोग रहते हैं ना। पहला जो है बच्चों वो है सिन्हालीज। वो कौन है? सिन्हाला, जो कि कितना परसेंट है? 74%। सिन्हाला कितना परसेंट है बच्चों? वो कितना है? 74%। फिर कौन है बच्चों? तमिल। फिर कौन है? तमिल स्पीकर, वो कितना परसेंट है? 18%। कितना परसेंट? 18। उसके बाद क्रिश्चियन कितना परसेंट है? क्रिश्चियन जो है बच्चों, क्रिश्चियन जो है वो 7% है। कितना है? 7%। क्रिश्चियन जो है बच्चों कितना परसेंट है? 7%। अब याद रखना है यहाँ पे कि 74, 18, 7। अब यहाँ पर देखिए जो मेन श्रीलंकन तमिल है, श्रीलंकन तमिल, 2 तरह के तमिल थे, एक थे श्रीलंकन, एक थे इंडियन तमिल। एक श्रीलंकन और एक कौन थे? इंडियन तमिल। श्रीलंकन तमिल जो बच्चों वो 13% था और ये कितना? 5%। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है हु वेयर द इंडियन तमिल्स, हु वेयर द इंडियन तमिल्स। अब इंडियन तमिल्स बच्चों वो थे जिसके कि पूर्वज, इंडियन तमिल्स बच्चों वो थे जिसके कि पूर्वज जो थे इंडिया से गए हुए थे श्रीलंका फॉर द प्लांटेशन कल्टीवेशन। तमिल्स हुज फोरफादर्स, जिसके कि फोरफादर जो थे वेंट टू श्रीलंका, एसएल का मतलब श्रीलंका, फॉर प्लांटेशन कल्टीवेशन। कब गए थे? कल्टीवेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश पीरियड। उसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंडियन तमिल। उस आदमी को क्या बोलते हैं? इंडियन तमिल। आप समझिएगा, जो श्रीलंकन तमिल जो थे, जो मेन जो थे श्रीलंकन तमिल, मतलब ये जो थे ये 13% थे, और जो इंडियन तमिल थे बच्चों वो कितना थे? 5%। अब यहाँ पे समझिएगा कि ये जो थे, ये जो सिन्हालीज थे, सिन्हालीज जो मेनली कौन थे बच्चों? इसका रिलीजन यदि देखें, इसका यदि रिलीजन देखें तो वो कौन था? बुद्धिज़्म। कौन था? क्या था? बुद्धिज़्म। और यहाँ पे ये जो था सिन्हाला भी था और ये तमिल भी था। सिन्हाला भी था, वो क्या था? तमिल भी था। मतलब सिन्हाला भी था, तमिल स्पीकर भी था, मतलब तमिल भी था। अब ये आपको टोटल इतनी कंपोजिशन समझ में आ गया। फिर से समझिए। अब हम लोग बच्चों श्रीलंका के इंट्रोडक्शन पार्ट में बात कर रहे हैं। श्रीलंका के इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या क्या बात किए कि यहाँ पर इस एरिया में, इस नॉर्थ ईस्ट एरिया में यहाँ पर कौन था? नॉर्थ ईस्ट एरिया में यहाँ पर हम लोग बेसिकली बात करेंगे, यहाँ पे तमिल लोग रहते थे, ठीक ना? तमिल, वो भी कौन? श्रीलंकन तमिल। और ये डिमांड बाद में आपको पता चलेगा ये उठा, और आज ही की क्लास में हम लोग बात भी करेंगे। और यहाँ पर कौन थे? मेनली सिन्हालीज। उसके बाद इतनी कंपोजिशन में बात करें 74-18-7, मेरे साथ बोलिए 74-18-7, 74-18-7। 74 क्या था? सिन्हालीज स्पीकर। कौन थे? वो थे बुद्धिज़्म। उसके बाद तमिल कितना? 13-5, 18 का मतलब 13-5, 13 में कौन? श्रीलंकन, इंडियन में 5, 7 क्रिश्चियन तो कभी बुद्धिज़्म होगा नहीं, याद है, क्रिश्चियन तो कभी बुद्धिज़्म नहीं, वो तो अलग धर्म है। तो यहाँ पे सिन्हाला प्लस तमिल दोनों था। अब हु वेयर द इंडियन तमिल्स, जिसके कि ग्रैंडफादर, फोरफादर्स, ग्रेट ग्रैंडफादर्स जो श्रीलंका गए थे फॉर कल्टीवेशन, फॉर प्लांटेशन का मतलब कॉफ़ी हो गया, टी, रबड़, ये सब।
ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। तो इतना सा आपको इंट्रोडक्शन पार्ट अभी याद रखिए, और ये सब तो पॉपुलेशन 2 करोड़ एशियन कंट्री, ये सब तो बेसिक्स है, आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। नाउ अब जो हम लोग का जो सेकंड टॉपिक है वो हम लोग बात करेंगे, जिसका नाम है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए। नाउ अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेडिंग डालिए मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। ना टॉपिक 2 मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। नाउ सबसे पहले बच्चों हम लोग समझेंगे कि मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है। मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है? बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद एक कॉमन बिलीफ है, एक कॉमन बिलीफ है। क्या बिलीफ है? कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी होगा ना, कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी होगा, मतलब इंडिया में मान लीजिए हिंदू मेजोरिटी में है, तो मेजोरिटी कम्युनिटी ही डोमिनेट करेगा। डोमिनेट टू रूल। डोमिनेट टू रूल कैसे डोमिनेट करेगा? याद रखिए, देखिए ये पहले हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं इस तरीके से, ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि आगे चल के ना आपको इसी ढंग से सारे टीचर्स बताएंगे जो वेल क्वालिफाइड रहेंगे, ठीक ना, जिनको कि मतलब कोई पीपीटी का ज़रूरत नहीं पड़ता है। बात समझना क्या कहना चाह रहे हैं। इस वजह से ही इस तरह से हम लोग समझाते हैं और समझाते आ ही रहे हैं शुरू से। एक कॉमन बिलीफ है जिसमें कि मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है डोमिनेट करेगा, रूल करना किस पर? माइनॉरिटी पर, ठीक ना, माइनॉरिटी पर। कैसे कैसे रूल करेगा? बाय डिसरिगार्डिंग, बाय डिसरिगार्डिंग, बाय डिसरिगार्डिंग। कैसे? मतलब उसको रिगार्ड नहीं करेगा। रिगार्ड, डिसरिगार्ड का मतलब रिगार्ड नहीं करेगा। द नीड्स एंड द विशेष ऑफ माइनॉरिटी। द नीड्स एंड द विशेष ऑफ माइनॉरिटी। उसका जो भी ख्वाब होगा, उसको जो भी ज़रूरत होगा, उसको काटेगा। हमेशा बोलेगा ये नहीं, ये नहीं। मान लेते हैं मुस्लिम कुछ किसी कंट्री में, या हिंदू किसी कंट्री में माइनॉरिटी है, या हिंदू किसी कंट्री में माइनॉरिटी है, तो वहाँ पे क्या करेगा? वहाँ पर जो भी मेजॉरिटी कम्युनिटी होगा उसको दबाने का प्रयास करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बांग्लादेश में हो रहा है। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश में माइनॉरिटी से हिंदू, वहाँ पे माइनॉरिटी है तो वहाँ पर मारा जाता है हिंदू को, ठीक ना। या पाकिस्तान है तो वो क्या है? एक तरह से मेजोरिटेरियनिज्म है, ठीक ना, जहाँ पर कि नीड्स एंड द विशेस ऑफ माइनॉरिटी को नहीं सुना जाता। बट हम लोग का इंडिया जो है यहाँ पर इस तरह से नहीं होता है। दैट्स व्हाई वी आर नॉट सेइंग दैट इंडिया इज ए मेजोरिटेरियन कंट्री। यहाँ पे हम लोग को बात किसके बारे में करना है? श्रीलंका के बारे में। तो ये आपका डिफिनेशन भी हो गया कि एक कॉमन बिलीफ है कि मेजोरिटी कम्युनिटी, एक कॉमन बिलीफ है जिसमें कि मेजोरिटी कम्युनिटी डोमिनेट टू रूल अ कंट्री इन विच माइनॉरिटी का जो विश है और डिमांड्स है और नीड्स है उसको डिसरिगार्ड किया जाता है। अब समझिएगा कि बहुसंख्यकवाद जो है बच्चों कैसे श्रीलंका में लाया गया, कैसे लाया गया। देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर है। सबसे पहला बात क्या कहा गया समझिएगा कि 1948 में श्रीलंका जो आज़ाद हो गया, श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश रूल। श्रीलंका इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश रूल, ठीक है। BR का मतलब ब्रिटिश रूल। सेकंड, तो जब श्रीलंका आज़ाद हो गया ब्रिटिश रूल से, तो जो सिन्हाला के जो लीडर थे, जो सिन्हाला लीडर थे, वो सोचे क्या? साउथ टू सिक्योर। वो लोग चिल्लाए और बोले साउथ टू सिक्योर, डिमांड किए साउथ टू सिक्योर द डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट, द डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट। अब यहाँ पर ये लोग क्यों अपना डोमिनेंसी स्थापित करने का प्रयास किया? कारण क्या था? वाई सिन्हालीज साउथ या चाहता था कि डोमिनेंस अपना जमाना गवर्नमेंट के ऊपर। कारण है, इसका कारण है बिकॉज दे वेर इन मेजोरिटी। तो डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट एंड ट्राइंग टू इस्टेब्लिश सिन्हालीज सुप्रीमेसी। यह एक तो भूमिका बांध दिया, बात समझ में आ रहा है ना, कि जब श्रीलंका आज़ाद हुआ तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ये चिल्ला कर कह रहे थे, अपना डिमांड कर रहे थे क्या?
कि हमको जो है डोमिनेंस करना है गवर्नमेंट के ऊपर, मतलब अपना गवर्नमेंट को लाना है। कारण क्या था कि हम अपना सुप्रीमेसी को जमा सके, अपना सुप्रीमेसी को जमा सके, अपना वर्चस्वता को जमा सके। तो ये आपका भूमिका बांधा, मतलब ये कंट्रोल पार्ट हो गया यहाँ का, ठीक ना। अब कैसे यह किया, आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि हाउ मजोरिटेरियनिज्म इम्प्लीमेंटेड, या बहुत तरह से क्वेश्चन आ सकता है, इम्प्लीमेंटेड इन श्रीलंका। मतलब आपसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन आया कि कैसे इम्प्लीमेंट हुआ, तो आप बताइएगा उसको। सबसे पहला बात कहिएगा कि 1956 में बच्चों एक एक्ट पास किया गया, एन एक्ट वाज पास्ड। लिखिए, एक एक्ट को पास किया गया और एक एक्ट में क्या कहा गया कि सिन्हालीज तो वो सिन्हाला स्पीकिंग हो गया ना, सिन्हाला जो है वो क्या है बच्चों, वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। सिन्हाला को बच्चों क्या बना दिया गया, एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। पहला तो याद रखिए क्या बना दिया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। सेकंड पॉइंट, ये कीवर्ड यहाँ पे लिख दिए। सेकंड पॉइंट, दे वेयर गिवन द प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट। सिन्हाला को बच्चों प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया गया। प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है कि मतलब किसी को पर्टिकुलर आदमी को प्रेफर करना मतलब उसी को वहाँ पर शामिल करना। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया गया किसको, सिन्हालीस को। कहाँ में, तो सारा जगह लमसम, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, ठीक ना, स्कूल्स हो गया, कॉलेजेस हो गया, ठीक ना, गवर्नमेंट जॉब्स हो गया यहाँ तक, ठीक ना। उसके बाद बुद्धिज़्म को प्रमोट किया गया। उसके बाद बच्चों क्या किया गया, बुद्धिज़्म को प्रमोट किया गया। आपके बुक में एक वर्ड है जिसको बोलते हैं बुद्धिज़्म को बच्चों फोस्टर किया गया, फोस्टर बुद्धिज़्म। तो ये आपके 3 हो गए, ऑफिशियल लैंग्वेज, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट और बुद्धिज़्म को बच्चों प्रमोट किया गया। फिर से याद कीजिए कि क्या क्या किया गया। सबसे पहला एक्ट को लाया गया 1956 के एक्ट को, और उस 1956 के एक्ट से क्या हुआ कि सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिए गए। 2 बात यहाँ करेंगे, एक लैंग्वेज और रिलीजन। लैंग्वेज बना दिया गया, दूसरा रिलीजन बना दिया गया, और तीसरा क्या किया गया, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया गया। तो ये सारा चीज़ जब चल रहा था तो क्या इम्पैक्ट पड़ा श्रीलंकन तमिल पर। श्रीलंकन तमिल पर बच्चों क्या प्रभाव पड़ा, तो प्रभाव कुछ ना कुछ तो पड़ेगा जब आपको एक कला छोड़ दिया जाएगा। तो बात समझ में आ रहा है ना, जैसे आपको घर से निकाल दिया जाएगा तो आपके ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा। ये आप होप उतार लिए होंगे, ठीक है। प्रभाव कुछ ना कुछ पड़ेगा। अब क्या प्रभाव पड़ा उसको देखिए। यदि आपसे पूछ देगा इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट बच्चों क्या हुआ, लिखिए, समझिए पहले उसको। देखिए, इम्पैक्ट ऑन श्रीलंकन तमिल पर बच्चों इम्पैक्ट क्या पड़ा। सबसे पहला जो उसको इम्पैक्ट पड़ेगा, देखिए हम एक कॉमनैलिटी वर्ड लिख रहे हैं, कॉमनैलिटी वर्ड लिखते हैं, एलिनेशन, मतलब कॉमन वर्ड जिससे कि आपको जल्दी याद हो। एलिनेशन, श्रीलंकन तमिल, आपको सीधा लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए। श्रीलंकन तमिल गॉट एलिनेटेड या फील एनिलिएटेड। एलिनेटेड का मतलब वो अपने आप को विदेशी समझने लगे क्योंकि मेरा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कारण क्या था, देयर बेसिक राइट्स प्लस एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, उसको क्या किया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद इक्वल राइट्स ख़त्म कर दिया गया। जॉब से डिनाई कर दिया गया। उसके बाद जॉब से सबसे पहला एनिलिएशन, उस अपने आप को विदेशी समझने लगा, राइट्स नहीं दिया जाने लगा, जॉब से हटा दिया इस सबको, जॉब से मतलब डिनाई करने लगा, ठीक है। उसके बाद सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, श्रीलंकन तमिल या तमिल स्पीकर लोग ये समझ रहे थे कि नॉट अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी हु स्टैंड्स विथ किसके साथ, तमिल स्पीकर्स, हु स्टैंड्स विथ तमिल स्पीकर, नॉट ए सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी नहीं था, ठीक है, जो कि तमिल स्पीकर के साथ जुड़ सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इम्पैक्ट याद रखिए। देखिए
इम्पैक्ट पहला एलिनिएशन फील होने लगा, श्रीलंकन तमिल जो थे वो विदेशी अपने आप को फील करने के कारण भैया सब उसे छीन लीजिएगा तो एलिनेशन फील करेगा। कैसे? राइट्स छीन लिया गया, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज हटा दिया गया, इक्वल राइट्स डिनाई कर दिया गया, इक्वल राइट्स क्या कर दिया गया? डिनाइड। जॉब से हटा दिया गया। नॉट ए सिंगल पॉलिटिकल पार्टी हु स्टैंडर्ड विथ किसके साथ? तमिल स्पीकर के साथ। यह आप आंसर के फॉर्मेट में ही इसी तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? नाउ अब जब ये सारा चीज़ पूरा चल रहा था, कि इम्पैक्ट क्या हुआ, तो धीरे धीरे जो है कुछ डिमांड्स उठने लगा, कुछ जो है यहाँ पर डिमांड उठने लगा। ठीक है, तो लिखना क्या है? द रिलेशन, समझना आपको पहले, द रिलेशन बिटवीन श्रीलंकन तमिल एंड सिन्हालाज, ये जो रिलेशन था बच्चों वो क्या होने लगा? धीरे धीरे स्ट्रेन में बदल गया। स्ट्रेन का मतलब तनाव पैदा होने लगा, तनाव। और ये तनाव कैसा धीरे धीरे बढ़ने लगा, ये तनाव बढ़ने लगा। उसके बाद जब ये तनाव बढ़ा तो कुछ डिमांड्स आया। सबसे पहले डिमांड करेंगे, नहीं डिमांड को सुना जाएगा, फिर मार करेंगे। क्लियर बात है। देखिए, पहले कुछ किया तो उसका प्रभाव कुछ दिखा तो रिलेशन में बदलाव आया, स्ट्रेन आया, तनाव आया। स्ट्रेन का मतलब तनाव आया। देखिए, मेरे साथ यदि पढ़ना है तो बुकिश नॉलेज नहीं पढ़ना, आपको टोटल समझ करके जाना, याद करके यहीं पे जाना है। कहीं पे आपको कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। बाद में आपको इसके ऊपर जितना भी PYQ आया है लास्ट में आपको सारा करवा दिया जाएगा। आप बेफिक्र होकर पढ़ते रहिए और बोर्ड के पहले तक बोर्ड को फोड़िए। तनाव होने लगा। ठीक, जब तनाव बच्चों बढ़ने लगा तो क्या हुआ? जब तनाव बढ़ने लगा तो कुछ डिमांड सबसे पहले किया गया। और क्या डिमांड्स किया गया? वो तीन डिमांड किसका? ऑफ तमिल्स। 3 डिमांड्स ऑफ तमिल। क्या क्या डिमांड किया गया? डिमांड्स देखिए, सबसे पहले तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ। तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ। तमिल को बच्चों क्या बनाओ? ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ। दूसरा, डिमांड किया गया किसके द्वारा? डिमांड क्या किया गया? ऑटोनॉमी का। ऑटोनॉमी का मतलब क्या? हमको ऑटो का मतलब क्या? सेल्फ। नॉमी का मतलब रूल। सेल्फ रूल दो हमको। क्या दो? सेल्फ रूल। अब याद कीजिए, हम बनाए थे पिक्चर यहाँ पे श्रीलंका का और बताए थे कि ये पार्ट यही पार्ट बार बार वो लोग डिमांड कर रहा था कि हमको इस पार्ट में सेल्फ रूल करने दीजिए। सेल्फ रूल इन वेयर? नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ श्रीलंका, जिसको जाफना रीजन बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जाफना रीजन अभी बोलते हैं। जाफना, JFFN है, जाफना। उसके बाद तीसरा डिमांड क्या था? तीसरा डिमांड था तमिल को ऑफिशियल तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑटोनॉमी। और तीसरा क्या था? एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए, हम लोग को भी आने दीजिए। पर क्या हुआ? इन सारे डिमांडों को रिपीटेडली रिजेक्टेड किया गया। जब इन सारे डिमांडों को रिपीटेडली रिजेक्टेड किया गया तो अब जो है कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। अब इसको आप लोग आप लोग उतार लिए होंगे ये वाला पार्ट। अब समझिएगा, जब रिपीटेडली डिनाई किया गया, जब रिपीटेडली डिनाई का मतलब बार बार उसको खत्म कर दिया गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया। डिनाई का मतलब एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो क्या हुआ? तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों? 1980 में, तो 1980s में बहुत सारे सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस वेयर फॉर्म्ड। सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस, और वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन थे? लिखिए, सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वेयर फॉर्म्ड, जिसमें कि वेयर फॉर्म्ड। और उस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में एक नाम था LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। एलम का मतलब ये होता है बच्चों क्या? स्टेट। एलम का मतलब क्या होता है? स्टेट। और ये लोग डिमांड ही कर रहे थे अपना क्या चीज़? स्टेट डिमांड ही कर रहे थे। और ये लोग स्टेट को डिमांड कर रहे थे। कहाँ पे? नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट एरिया में।
अब याद रखिए लिट्टे, इसको हिंदी में हम लोग लिट्टे बोलते हैं, या LTT लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल। इसको बाद में जाकर के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में घोषित कर दिया गया था, बाद में जाकर के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में घोषित कर दिया गया था। अब यहाँ पे देखिए क्या बात है, इसमें इसका जो मेन लीडर था, मेन लीडर उनका नाम क्या था, वेल्लुपिलाई प्रभाकरन। अब यही जो मेन लीडर था किसका, LTT का मेन लीडर, और जाफना रीजन को क्रिएट करने में इसी का मेन हाथ था, ठीक ना, वेल्लुपिलाई प्रभाकरन। और माना जाता है कि यही लिट्टे का ही आदमी जो है राजीव गांधी के असैसिनेशन में भी शामिल था, हत्या में भी शामिल था, ये माना जाता है। इस वजह से इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी घोषित कर दिया गया, आतंकवाद संगठन। तो ये सारा सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म, जैसे लिट्टे, याद रखिएगा लिट्टे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जितना भी डिस्ट्रस्ट था, मतलब विश्वास तो था नहीं तो क्या होगा, अविश्वास रहेगा, और विश्वास जो था वो कन्वर्ट हो गया बच्चों किस में, सिविल वार में कन्वर्ट हो गया। और विश्वास जो था बच्चों वो किस में कन्वर्ट हो गया, विश्वासघात जो है कन्वर्ट हो गया सिविल वार में। और सिविल वार का मतलब इट्स नॉट लाइक ए वार, ये वार नहीं होता है, लेकिन ये वार लाइक लगता है, अब इसको सिविल काहे बोलते हैं, क्योंकि ये कंट्री के अंदर होता है, कंट्री के विद इन में होता है। किसके बीच होता है, बिटवीन टू कम्युनिटीज़, बिटवीन टू सेक्ट्स, दो सेक्ट्स के बीच हो सकता है, दो कम्युनिटी के बीच हो सकता है, बट विद इन कंट्री, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सिविल वार। अब कुछ इम्पैक्ट भी होता है सिविल वार, जब किसी कंट्री में रेगुलर सिविल वार होते रहेगा, कंट्री में बहुत दिन तक सिविल वार होते रहेगा, तो कुछ ना कुछ तो सेटबैक होगा। तो याद रखिएगा सिविल वार से क्या इम्पैक्ट हुआ, सबसे पहला इम्पैक्ट कि तीन इम्पैक्ट था, ठीक है। सोशल इम्पैक्ट पहले बात करते हैं, सोशल इम्पैक्ट में बच्चों क्या हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, ठीक है, बहुत सारे लोग जो है मारे गए, किल्ड। बहुत सारे लोग भाग करके दूसरे देश चले गए, रिफ्यूजी बन गए, ठीक ना। बहुत सारे बहुत सारे जो लोग थे इंजर्ड हो गए, ये सोशल इम्पैक्ट था। इकोनॉमिक इम्पैक्ट में बच्चों लिखिएगा क्या, इकोनॉमिक इम्पैक्ट में कंट्री जो है इकोनॉमिकली सेटबैक हो गया, जीडीपी जो है ख़त्म, जीडीपी बहुत ज़्यादा गिर गया, ठीक है। और तीसरा इम्पैक्ट लिखिएगा बच्चों क्या, पॉलिटिकल इम्पैक्ट में क्या, कंट्री जो है बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबल हो गई, इतना सही लिखना, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली अनस्टेबल हो गई, क्या हो गई, पॉलिटिकली अनस्टेबल हो गई, जिसकी वजह से पूरा श्रीलंका जो है वो ख़त्म हो गया, वो बर्बाद हो गया उस समय। और ये सिविल वार एंड कब होता है, 2000, शायद कंफर्म एक बार कर लीजिएगा, 2009 में सिविल वार जो है बच्चों एंड होता है, तो ये पूरा कहानी था मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। इसको कहानी के रूप में समझिए, पहले आप लोग इसको उतार लीजिए, फिर हम एक बार आपको रिकैप कर देते हैं कि हम क्या बताए बहुसंख्यकवाद में, ठीक है। पहले आप लोग इसको उतार लीजिए। पीपीटी लाके यदि पढ़ाएंगे तब तो वो क्लास आपका कितना देर, मुश्किल से 15-20 मिनट में समझा के चल जाएंगे, टोटल 1 घंटा में पूरा चैप्टर खत्म। लेकिन वो आपके दिमाग में नहीं जाएगा जब तक कुछ लिख करके आप नहीं समझाइएगा, तो बच्चे के दिमाग में तुरंत फिट नहीं। वो हाँ वो सही है कब, जब आपको रिवीजन करना हो, फुल फास्ट रिवीजन करना हो, तब वो सब चीज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। अब हम लोग इसको मिटाते हैं, फिर आपको एक बार हम माइंड मैप के थ्रू समझा देते हैं। होप ये आपका चैप्टर यहाँ पे आपका एक पार्ट जो हम लोग का ख़त्म हो गया इंट्रोडक्शन के साथ, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका 2 पार्ट, और 2 पार्ट हम लोग अब कल करेंगे, 2-3 पार्ट जो भी बचा है कल हम लोग बात करेंगे। अभी देखिए क्या हम बोलना चाह रहे हैं, वो आपको तुरंत एनालिसिस हो जाएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, और आपको भी वो जाके करना चाहिए। ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर, देखिए आपको जब भी इसमें अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा क्या है क्वेश्चन।
सबसे पहले तो आपको इसका डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, मजॉरिटेरियनिज्म का डेफिनेशन क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। सेकंड कि क्या हुआ, क्या क्या पॉलिसीज़ लाया गया था, पॉलिसीज़ ऑफ सिन्हाला गवर्नमेंट। सिन्हाला गवर्नमेंट का क्या क्या पॉलिसीज़ था, तो आपको सिंपल पहला बात याद रहना चाहिए, क्या था 1956 का एक्ट। सेकंड बात 1956 का बच्चों एक्ट। सेकंड प्रिफरेंशियल पॉलिसी, इस तरह से शॉर्ट में एकदम 1956 एक्ट प्रिफरेंशियल पॉलिसीज़ बुद्धिज़्म को फोस्टर, ठीक। कहाँ का प्रिफरेंशियल पॉलिसी, स्कूल्स हो, कॉलेज हो, ये सब लिख देना है, ठीक। ये आपका कहानी खत्म। इसके बाद क्या आता है बच्चों, इम्पैक्ट। बस 2 मिनट है, आपको क्लियर हो जाएगा सारा बात। ये आपका ब्रेन में डायरेक्ट कॉन्शियस माइंड में जाना चाहिए। इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट पहला एलिनिएट फील करेगा, जब किसी से राइट छीने एलिनिएट फील करेगा, राइट्स को डिनाई कर दिया गया, इक्वल अपॉर्चुनिटी को डिनाई कर दिया गया, इग्नोर्ड किया गया उनके इंटरेस्ट को, ये भी लिख सकते हैं, इग्नोर्ड इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट पड़ा। अब ये इम्पैक्ट जो है धीरे धीरे क्या हुआ, ये इम्पैक्ट जो धीरे धीरे तनाव जो है क्या हो गया, ये धीरे धीरे तनाव जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब जब बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ेगा तो कुछ डिमांड आया। अब बच्चों डिमांड क्या आया, 3 डिमांड आया, 1 2 3। पहला डिमांड लैंग्वेज, जैसे ये अपना लैंग्वेज लाया, ये भी अपना लैंग्वेज लाना चाहता था, तमिल लाएंगे हम। उसके बाद हम अपना सेल्फ रूल करेंगे, ऑटोनॉमी करेंगे, ऑटोनॉमी। उसके बाद हमको इक्वल अपॉर्चुनिटी, जो चीज़ नहीं यहाँ मिला वहाँ यहाँ चाह रहा है ये लोग, बात समझ रहे हैं। मतलब जो चीज़ सिन्हाला तमिल को नहीं दे रहा था वो उसका डिमांड होगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ चाह रहा था, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी चाह रहा था, इक्वल एजुकेशन चाह रहा था। तो मतलब जो नहीं मिलेगा यहाँ वही यहाँ मांग करेगा ना। लेकिन इस डिमांड को भी रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन जब इस डिमांड को रिजेक्टेड कर दिया गया तो और टेंशन क्रिएट हुआ और डिस्ट्रस्ट जो है बढ़ता चला गया। डिस्ट्रस्ट जब और बढ़ता चला गया तो वो क्या होता है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, डिस्ट्रस्ट बढ़ता चला गया तो यहाँ फॉर्मेशन होता है बहुत सारा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे लिट्टे, और ये 1980s का बात है। और लिट्टे का फॉर्मेशन होता है, इसमें कि वेल्लुपिलाई प्रभाकरन यहाँ पे मेन लीडर रहते हैं। और इनका मेन डिमांड यही था कि हमको एक सेपरेट कंट्री बनाना है। कहाँ पे बच्चों, तो जाफना रीजन में, और सेपरेट कंट्री बनाना है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद जो यहाँ पर जब ये लोग कंट्री और डिस्ट्रस्ट यदि यहाँ पे बढ़ता चला गया तो वो क्या हो गया बच्चों, सिविल वार हो गया। सिविल वार का मतलब क्या होता है कि कन्फ्लिक्ट बिटवीन द 2 अपोजिंग ग्रुप्स, लिख लीजिएगा, अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द 2 अपोजिंग ग्रुप्स within a country that appears like a war, तो ये आपका ओवरऑल बच्चों क्या था श्रीलंका के ऊपर। और अगले वीडियो में हम लोग इसको टोटल पावर सेटिंग को कवर कर लेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। सब्सक्राइब एंड फॉलो कर दीजिएगा चैनल को।